2018 में फिर मेरी दवाई बंद हो गई, फरवरी या मार्च में। 5-6 महीने सब कुछ ठीक था। फिर उसके बाद मुझे चक्कर आने शुरू हो गए। मुझे बहुत डिजीनेस फील होता था, बहुत थोड़ा सा काम करने में ही बहुत ज़्यादा मुझे चक्कर आते थे। फिर मैं साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं गई। मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं यूनानी में दिखा लेती हूँ, तो साइकियाट्रिस्ट के पास ना जाना पड़े, दोबारा से दवाइयाँ स्टार्ट ना हो। तो मैंने यूनानी में दिखाया। मैंने ये भी सोच के यूनानी में दिखाया कि मैं अपना इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट भी वहीं से करा लूँगी, क्योंकि मैं इतने टाइम दवाई खा खा के बिल्कुल थक गई थी एलोपैथिक दवाइयाँ खा के। इसलिए मैंने सोचा चलो यूनानी में ट्राई करते हैं। तो यूनानी में जब हम गए तो मैंने उनको सब कुछ बताया, अपना पहले वाला प्रिस्क्रिप्शन भी दिखाया साइकियाट्रिस्ट वाला, तो और अपनी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी बताई। तो उन्होंने दवाइयाँ देनी शुरू करी, लेकिन मुझे उनकी दवाई से बिल्कुल रिलीफ नहीं मिल रहा था। तो चक्कर में मुझे बिल्कुल आराम नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने मुझे कहा कि हम आपकी ब्रेन का एक MRI लेके देखते हैं, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आई तो मतलब क्यों आ रहे हैं आपको चक्कर और क्यों आपको आराम नहीं मिल रहा है। तो फिर मेरा ब्रेन का MRI हुआ, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक आया, उसमें भी कुछ नहीं आया ऐसा। तो फिर मुझे यूनानी से नहीं मिल रहा रिलीफ। 5-6 महीने हो गए और मेरी प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही थी। मुझे चक्कर में बिल्कुल आराम नहीं हो रहा था। मुझे बहुत चक्कर आते थे, बहुत ज़्यादा आते थे। तो और उसकी वजह से, वही स्ट्रेस की वजह से फिर से मेरी स्लीप भी डिस्टर्ब होने लगी। तो फिर मैं जहाँ मैं पहले अपनी फ़िज़ियोथेरेपी करवाती थी बैक के लिए, तो मैं उनके पास गई। तो मैंने उनको अपना MRI भी दिखाया। तो उन्होंने कहा कि MRI की तो वैसे ज़रूरत थी ही नहीं तुम्हारे, चलो मतलब ये तुम्हें टेंशन से, या हो सकता है एक्सरसाइज करवा के देखते हैं, थोड़ा मोबिलाइज़ करेंगे, उससे ठीक हो जाएगा। तो मैं उनके पास भी 2-3 महीने गई हूँ आई थिंक। हाँ, मैं 2-3 महीने ही गई होंगी। फिर उसके बाद नहीं, मैंने फिर घर में स्टार्ट कर दी। उन्होंने भी बोला कि तुम अब घर पे कर लिया करो। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं घर पे जाने लगी, घर पे ही एक्सरसाइज करने लगी। तो फिर भी मुझे आराम नहीं मिल रहा था अपने चक्करों में। उसके बाद थक हार के मैं फिर साइकियाट्रिस्ट के पास दोबारा ही गई। जब मुझे यूनानी की दवाइयों से फ़ायदा नहीं हुआ और जब मैं दोबारा से साइकियाट्रिस्ट के पास गई, तो सेकंड टाइम जब मैं वहाँ गई तो मेरी डॉक्टर जो पहले थी, डॉक्टर ज़ारा, वो वहाँ नहीं थी। मतलब वो आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट हो गई थी। तो मेरी डॉक्टर चेंज हो गई। अब जो मेरी डॉक्टर थी वो थी डॉक्टर प्रांजलि। ये क्यों हो रही है प्रॉब्लम, मुझे कंसल्ट करना चाहिए। मैं गई तो उन्होंने दवाइयाँ लिखी, जो कि स्टार्टिंग में तो मुझे नहीं मिल रहा था उससे रिलीफ, मुझे बहुत चक्कर आते थे। उन्होंने मुझसे बोला कि यास्मीन तुम किसी चीज़ की टेंशन ले रही हो, कुछ स्ट्रेस है तुम्हें। मैंने बताया कि हाँ, मतलब हमारी शादी को इतना टाइम हो गया है, अभी तक हम बेबी नहीं हो पा रहा है हमारा। हम ट्राई भी, मतलब फैमिली प्लानिंग हम चाहते हैं बट नहीं हो रहा। मुझे इसकी बहुत टेंशन रहती है और लोग भी बोलते हैं बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम लोगों के लिए करना चाहती हो तो फिर तुम छोड़ दो ये चीज़, और पहले तुम अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। क्योंकि जब तक तुम लोगों के बारे में सोचती रहोगी कि सोसाइटी ने मुझे ये बोला, लोग मुझे ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी और इस चीज़ से बाहर नहीं आ पाओगी। मैंने उनकी बात को बहुत ध्यान से सुना, सोचा भी कि, और मेरे साथ क्या होता था कि मैं सोचती तो थी हाँ अब मैं नहीं करूँगी, अब मैं ऐसा नहीं सोचूंगी, बट थोड़ा टाइम सही रहता था, बट फिर से वही चीज़ मेरे साथ स्टार्ट हो जाती थी, वही नेगेटिविटी। मतलब मैं किसी भी चीज़, मेरे साथ ऑन ऑफ चलता रहता, ऑन ऑफ, मतलब कभी ठीक है, कभी एकदम से फिर से नेगेटिविटी हो रही है, कभी अपने आप को समझा रही हूँ। ये चीज़, मतलब ये स्ट्रगल मेरे साथ, मेरे माइंड में चलता ही रहता था हमेशा। उन्होंने मुझे बोला कि यास्मीन तुम्हें काउंसलिंग की भी ज़रूरत है, क्योंकि मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें मेडिकेशन पे डाल सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेडिसिन से ज़्यादा तुम्हें एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है जो तुम्हें काउंसलिंग दे सके। तो फिर वहीं पे हमने काउंसलिंग भी अपनी स्टार्ट करी। मेरी काउंसलिंग स्टार्ट हुई और डॉक्टर मेरी बहुत अच्छी थी जो मेरी काउंसलिंग करती थी। मैं उनको अभी भी मिस करती हूँ। डॉक्टर सनोवर, आई मिस यू, आप बहुत अच्छे हो, मैं आपको बहुत 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 मिस करती हूँ। आपने मुझे बहुत कुछ चीज़ों से बाहर निकाला है। थैंक यू सो मच, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो। तो उन्होंने मेरी काउंसलिंग स्टार्ट करी और वो क्या कहते हैं, फिर मैंने उनको बताया कि मुझे अपनी इनफर्टिलिटी को लेके बहुत टेंशन रहती है। तो जब मेरी काउंसलिंग स्टार्ट हुई तो उसके कुछ टाइम बाद मतलब मेरी दवाइयाँ भी छूटने लगीं, क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस काफ़ी चेंज होने लगा। उन्होंने मुझे बोला
कि यास्मीन तुम कुरान शरीफ पढ़ा करो और तुम अपने आप को बिज़ी रखो और तुम अपना एक शेड्यूल बनाओ, तुम अपना एक डेली रूटीन बनाओ। मैं उसको फॉलो करती थी, कुछ टाइम फॉलो करती थी, फिर छोड़ देती थी। मेरे साथ यही होता था, कुछ टाइम तो मैं हर चीज़ करती थी और फिर छोड़ देती थी। कुछ टाइम मैंने पॉजिटिव भी सोचा, फिर एकदम से नेगेटिविटी आई तो वो पॉजिटिव चीज़ें भूल गई और नेगेटिव चीज़ों पे ही फोकस करने लगी। उन्होंने मुझे बहुत समझाया। मेरे साथ मेरे हस्बैंड को भी वो मतलब काउंसलिंग देती थी कि क्योंकि वो मतलब वो ये समझ गई थी शायद कि भाई दोनों ही प्रॉब्लम में है, क्योंकि इनफर्टिलिटी के बारे में तो दोनों ही शायद सोचते होंगे। तो साथ में मेरे हस्बैंड की भी काउंसलिंग होती थी वो, और उनकी कुछ ऐसी नहीं होती थी, वो जस्ट उनको समझाती थी कि हाँ टाइम के साथ सब कुछ ठीक होगा और मतलब पॉजिटिव सोचो, इसके बारे में मत सोचो, क्योंकि ये सब कुछ चीज़ें हमें अल्लाह पे छोड़ देनी चाहिए, हमारे हाथ में नहीं होती हैं। उन्होंने मुझे बहुत पॉजिटिविटी, मतलब उनसे मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती थी। तो कुछ बहुत टाइम उनसे भी मैंने शायद 4-5 महीने हो ही होगी काउंसलिंग, बट मेरी उनसे जब काउंसलिंग होना स्टार्ट हुई तो मेरी दवाइयाँ बंद होने लगी और मैं बहुत अच्छा फ़ील करने लगी। मुझे नींद भी अच्छे से आने लगी। मेरी सारी मेडिसिन एक तरीके से छूट ही गई। एक मेडिसिन थी जो चलती थी, बट वो भी मेरी कुछ टाइम में वो भी छूट गई। तो फिर मुझे बड़ा रिलीफ़ मिला कि चलो थैंक गॉड सब कुछ ठीक हो, और बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत पॉजिटिव चल रहा था, बहुत अच्छा। उन्होंने मुझे ये समझाया कि यास्मीन जो तुम्हारे आसपास की चीज़ें हैं, जो तुम्हारे पास पॉजिटिव चीज़ें हैं, तुम उस पे फोकस करो। अपने आस हमेशा नेगेटिव चीज़ें देखती रहोगी तो कभी भी खुश नहीं रह पाओगी। लोगों के बारे में सोचती रहोगी तो कभी खुश नहीं रह पाओगी। अपने बारे में सोचो, अपने हस्बैंड के बारे में सोचो। और तुम लोग मतलब वो हमें बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे से हमें समझाती थी। सो तो फिर मेरी काउंसलिंग भी फिर 6-7 महीने हुई, वो फिर बंद हो गई। हाँ ठीक है, लेकिन बट 1 साल मेरा बहुत अच्छा निकला, बहुत बहुत अच्छे से सब कुछ ठीक रहा। चक्कर वक्कर भी मेरे ठीक हो गए थे। हल्का फुल्का मुझे लगता था डिजीनेस, बस वो, लेकिन वो मुझे एक्सरसाइज से ही शायद कंट्रोल करना था, क्योंकि कब तक मैं भी परेशान हो गई थी दवाई खा खा के। बट अब ये 2020 जो स्टार्ट हुआ, 2020 तो शायद सबके लिए बहुत बुरा रहा है। तो हमने इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और हमारे रिपोर्ट में सब कुछ ठीक आता था। उसमें भी सब कुछ, मतलब इतनी सी भी चीज़ में कुछ ये नहीं होता था कि हाँ हमें लगे हाँ हमें इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। हमने बहुत जगह उसके लिए भी हमने बहुत ट्राई किया, हर जगह दिखाया, लेकिन कुछ रिज़ल्ट नहीं निकलता था, क्योंकि टेस्ट तो सब ठीक आ रहे हैं। तो फिर हमने सोचा कि अब नॉर्मल तो नहीं हो रहा है। हमें किसी ने सजेस्ट किया कि आप इस चीज़ में आप आईवीएफ के लिए जा सकते हो। तो आईवीएफ का प्रोसेस बहुत लंबा भी होता है, बहुत कॉस्टली भी होता है, और वो थोड़ा रिस्की भी होता है, क्योंकि उसमें आपको बहुत इंजेक्शन लगते हैं और पता नहीं वो इंजेक्शन क्या, आई थिंक कैसे होते होंगे, क्या क्या प्रोसेस होता है। उन्होंने हमें सब समझाया था, डॉक्टर ने जो आईवीएफ की थी। बट चलो मैंने सोचा चलो हम ये भी ट्राई करते हैं, ट्राई करके देखते हैं। तो जनवरी जब स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, जनवरी फेब में हमारा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। उन्होंने मुझे भी दवाइयाँ दी और मेरे हस्बैंड को भी दवाइयाँ दी, क्योंकि आईवीएफ में ऐसा होता है कि दोनों की दवाइयाँ चलती हैं ताकि वो सक्सेस रेट उसकी ज़्यादा बढ़ जाए। तो अब वो और मेरे आईवीएफ के बारे में मेरे अंदर क्या है कि अगर मुझे कोई मेडिसिन देगा या मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी या मुझे कोई दवाई देता है ना, तो मैं उसके बारे में सर्च करती रहती थी पहले, कि अब नहीं करती हूँ बट पहले मैं बहुत करती थी कि गूगल पे सर्च करती थी ये किस लिए होती है दवाई, इसका क्या इफ़ेक्ट होता है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसका क्या रिएक्शन होता है। तो वो सब कुछ मैं उस टाइम पे इतना उसमें घुस गई कि पढ़ पढ़ के ये पढ़ा वो पढ़ा, हर जगह हर जगह हर जगह। और तो मेरे माइंड में घुस गया कि ये चीज़ें मुझे साइड इफ़ेक्ट भी, मतलब मुझे रिएक्शन भी कर सकती हैं दवाइयाँ। वो तो अब वो रिएक्शन तो आपको हर दवाई से होता है। आप कुछ भी दवाई खाओगे एलोपैथिक, आपको अगर वो एक जगह फ़ायदा करेगी तो दूसरी जगह वो आपको नुकसान भी करती है। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ घुस गई कि अब तो मुझे मतलब ये दवाइयों से ऐसा होगा वैसा होगा, अरे क्या होगा कैसे ये वो। तो मैं बस उसके बारे में सोचने लगी। फेब में स्टार्ट हुआ, मार्च में मतलब मेरी उसी की वजह से मेरा फिर से मेरी स्लीप डिस्टर्ब हो गई।
फिर मुझे रात को नींद आना बंद हो गया, मतलब बहुत मुश्किल से नींद आती थी। तो दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको अपनी वीडियो में बताया कि हम आईवीएफ के लिए गए थे और आईवीएफ की दवाइयाँ हमें सूट नहीं करी और फिर हमने आईवीएफ को स्टॉप कर दिया। तो आप इस चीज़ का ये मतलब मत लीजिएगा कि किसी के लिए भी मतलब कि किसी के ऊपर आईवीएफ काम नहीं करता या आईवीएफ की दवाइयों से रिएक्शन होता है या जो भी है, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है और सबकी बॉडी रिएक्ट अलग तरीके से करती है, सबकी बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है अंदर से। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को ऐसे मत लीजिएगा। अगर कोई आईवीएफ के लिए ट्राई कर रहा है, कोई ट्रीटमेंट करा रहा है, तो इस चीज़ को आप नेगेटिव वे में मत लीजिएगा कि अगर मतलब हमें भी ये, हमारे ऊपर भी ये वर्क नहीं करेगा। ये जस्ट मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया है, तो आप प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा मतलब अपने ऊपर मत लीजिएगा। अगर जो भी कपल इस वे में जा रहे हैं, आईवीएफ के ट्रीटमेंट करा रहे हैं या करवाने की सोच रहे हैं, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है, सबका स्ट्रक्चर अलग होता है। हमें फ़ायदा नहीं करा तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को भी फ़ायदा नहीं करेगा। ऐसे बहुत सारे कपल हैं। अब तो आईवीएफ का बहुत ज़्यादा फेमस भी हो गया है ये। तो आपके ऊपर वर्क, आपको इसमें अगर जो भी ये ट्रीटमेंट करा रहे हैं उनको कामयाबी मिले, तो आप प्लीज़ इस चीज़ को गलत मत लीजिएगा और अपने ट्रीटमेंट को मत रोकिएगा अगर आप ये ट्रीटमेंट करा रहे हैं। मैं आपको अगली वीडियो का आगे का नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि ये वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी।